Hello dear students, welcome in SST class of grade 6. Dear students, in previous video we have completed chapter number 7. In this video we are going to start our new chapter, which is chapter number 8, Vital Villages, Thriving Towns. Okay, इसका मतलब होता है महत्वपूर्ण गांव और संपन्न शहर। अब तत्कालीन समय में विलेजेस किस तरह के थे और टाउन्स किस तरह के थे, इसके बारे में इस चैप्टर में हम जानकारी लेंगे। ठीक है, वाइटल विलेजेस, थ्रिविंग टाउन्स, महत्वपूर्ण गांव, संपन्न शहर। ओके, लेट्स गो। वी विल सी द फर्स्ट लाइन विच इज इन फर्स्ट पॉइंट, आयरन टूल्स एंड एग्रीकल्चर्स। देखिए, आयरन टूल और एग्रीकल्चर यानी कि लोहे से बने हुए चीजें और एग्रीकल्चर, इनका क्या संबंध था, क्या कनेक्शन था, इसके बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे। See first line, we often take the use of iron for granted today। देखिए, अब आप लोगों को मालूम है कि आज एग्रीकल्चर में या फिर बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिनमें आयरन यानी कि लोहे का इस्तेमाल होता है। लोहे से बनी हुई चीजें आप लोगों ने देखी होगी, है ना। ये यहाँ पर आप चीजें देख रहे हो, ये लोहे से बनी हुई चीजें हैं जिनका इस्तेमाल हम रेगुलर लाइफ में करते हैं, एग्रीकल्चर में करते हैं, और ये लोहे से बनी हुई होती है। थिंग्स मेड ऑफ आयरन आर अ पार्ट ऑफ आवर डेली लाइव्स। देखिए, अब लोहे से बनी हुई जो चीजें होती है ये हमारी डेली लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, ये आप लोगों को मालूम है। द यूज ऑफ आयरन बिगैन इन द सब कॉन्टिनेंट अराउंड 3000 ईयर्स एगो। क्या आप लोगों को मालूम है आयरन जो है लोहे से बनी हुई चीजों का इस्तेमाल कब से शुरू हुआ था? आज से लगभग 3000 साल पहले लोहे का इस्तेमाल शुरू हुआ था। लोहे से बनी हुई यानी कि आयरन से बनी हुई जो भी कुछ चीजें रहती थी उनका इस्तेमाल आज से लगभग 3000 साल पहले हो चुका था। सम ऑफ द लार्जेस्ट कलेक्शन ऑफ आयरन टूल्स एंड वेपन्स वेयर फाउंड इन द मेगालिक बरियल्स अबाउट विच यू रीड इन चैप्टर 4, है ना। देखिए, अब मेगालिथ के बारे में हमने जानकारी ली थी कि मेगालिथ्स जो रहते थे, बड़े बड़े मेगालिथ्स जो मैसिव स्टोन्स रहते थे या फिर मेगालिथ्स रहते थे, वहां पर आयरन की जो वेपन्स होते थे वो वेपन्स इस्तेमाल किए जाते थे, जिसके बारे में हमने चैप्टर नंबर 4 में जानकारी ली है ना। अराउंड 2500 ईयर एगो, आज से लगभग 2500 साल पहले, देयर इज एविडेंस फॉर द ग्रोइंग यूज ऑफ आयरन टूल्स। अब 2500 साल पहले आयरन टूल्स का इस्तेमाल किया गया था, इसके एविडेंस मिले हैं। दीज इंक्लूडेड एक्सेस फॉर क्लियरिंग फॉरेस्ट। जो कुल्हाड़ी होती है एक्स, ये यहाँ पर दिखाई गई इस टाइप की एक्स, यानी कि फॉरेस्ट का एरिया जो है लकड़ी तोड़ने के लिए एक्स का इस्तेमाल किया जाने लगा था। एंड द आयरन प्लव शेयर्स, जो खेतीबाड़ी करने के लिए प्लव शेयर्स की ज़रूरत रहती थी उसका भी इस्तेमाल किया जाने लगा था। एज वी हैड सीन चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 5 में इसके बारे में देखा है। द प्लव शेयर वॉज यूजफुल फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। प्लव शेयर का इस्तेमाल किस लिए किया जाता था? फॉर इंक्रीजिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्शन। जो एग्रीकल्चर में जो भी कुछ प्रोडक्शन रहता था, प्रोडक्ट रहते थे, उसका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए प्लव शेयर का इस्तेमाल किया जाने लगा था। ओके, ये देखिए यहाँ पर आयरन टूल्स हमने देखे हैं। हियर इज अ सेट ऑफ कैप्शंस, चूज द राइट वन फॉर द ईच ऑफ द पिक्चर्स। सिकल, टोंग्स, एक्स, प्रिपेयर अ लिस्ट ऑफ एट लीस्ट 5 ऑब्जेक्ट मेड ऑफ आयरन और स्टील दैट यू यूज ऑलमोस्ट एवरी डे। आप लोगों को क्या करना है कि लोहे से बनी हुई कई सारी चीज़ों की लिस्ट तैयार करनी है, या फिर आप लोग डेली लाइफ में जो कुछ भी लोहे से बनी हुई चीज़ों का इस्तेमाल करते हो उसकी एक लिस्ट आपको तैयार करनी है। ओके, देखिए नेक्स्ट पॉइंट है अदर स्टेप टू इंक्रीज प्रोडक्शन, इरिगेशन। अब देखिए, प्रोडक्शन इंक्रीज करने का एक और तरीका क्या था? इरिगेशन, यानी कि एग्रीकल्चर में पानी का इस्तेमाल करना। द किंग्स एंड किंगडम्स यू हैव बीन रीडिंग अबाउट कुड नॉट have existed without the support of flourishing villages, while new tools and the system of transplantation in chapter number 5 increased production, irrigation was also used। अब देखिए, खेतीबाड़ी में या फिर एग्रीकल्चर में अलग अलग तरह के सिस्टम का यूज होने लगा था। इसकी एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट स्टेप क्या थी? इरिगेशन, यानी कि जमीन को पानी देना। पानी की वजह से आप लोगों को मालूम है कि जमीन में अलग अलग तरह की क्रॉप्स हम ले सकते हैं, अलग अलग प्रोडक्ट हम ले सकते हैं, और उसकी मदद से अपना जो प्रोडक्शन है वो भी हम बढ़ा सकते हैं। इरिगेशन वर्क्स
that were built during this time included canals, wells, tanks and artificial lakes. अब इरिगेशन किस तरह से किया जाता था? आप लोग सोच रहे होंगे कि खेती बाड़ी को पानी कहाँ से मुहैया कराया जाता था, सप्लाई कराया जाता था। देखिए, इसके लिए कैनल्स तैयार किए गए, वेल्स, टैंक्स एंड आर्टिफिशियल लेक्स, ये जो सारे जरिए हैं, इन जैसे काइंड्स के थ्रू खेती बाड़ी को या फिर एग्रीकल्चर को क्या किया जाता था? वाटर सप्लाई किया जाता था। ओके, देखिए नेक्स्ट लाइन, इफ यू लुक एट द चार्ट you will find that some of stages in the construction of irrigation works are mentioned. नीचे एक चार्ट दिया गया है, उसमें क्या दिया गया है? कंस्ट्रक्शन ऑफ इरिगेशन वर्क आर मेंशन। इरिगेशन किस तरह से किया जाता था इसके बारे में जानकारी दी गई है। फिल इन द रेस्ट बाय यूजिंग द फॉलोइंग फ्रेजेस। अब कुछ फ्रेजेस यहाँ पर दी गई है जो आपको इन खाली बॉक्स में भरनी है, फिल करनी है। पहला पॉइंट है लेबर इज प्रोवाइडेड बाय द पीपल। नेक्स्ट वन है फार्मर ऑल्सो बेनिफिट बिकॉज क्रॉप प्रोडक्शन इज मोर सर्टेन। नंबर 3, फार्मर्स हैव टू इंक्रीज प्रोडक्शन टू पे टैक्सेस। नंबर 4, किंग्स प्रोवाइड मनी एंड प्लान इरिगेशन वर्क्स। ओके, अब फर्स्ट में दिया गया है किंग्स नीड मनी फॉर आर्मी पैलेसेस। नंबर 2 में दिया गया दे डिमांड टैक्सेस फ्रॉम फार्मर्स। नंबर 3 में हमें आंसर फिल करना है। नंबर 4 में दिया गया दिस इज पॉसिबल विथ इरिगेशन। आपको ये अच्छे तरीके से रीड करके फिल अप करने का ट्राई करना है, प्रयास करना है। ओके, नेक्स्ट देखिए, ये एक सिर्फ क्या दिया गया है, ये जो चार्ट है ये सिर्फ तत्कालीन समय जो है वहाँ की इरिगेशन सिस्टम किस तरह से की गई थी इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी उसमें दी गई है। नेक्स्ट है हु लिव्ड इन द विलेजेस। अब देखिए विलेजेस में कौन रहता था? देयर वेयर एटलीस्ट 3 डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीपल living in most villages in the southern and northern parts of some continent. देखिए there were at least 3 different kinds of people, 3 प्रकार के 3 जाति के लोग रहते थे in the तमिल रीजन, लार्ज लैंड ओनर्स। अब तमिल रीजन में कौन रहता था? लार्ज लैंड ओनर्स, जिनके पास बहुत ज्यादा भारी मात्रा में जमीन होती थी, वो जमींदार लोग रहते थे। वेर नोन एज वेलार, और उन लोगों को वेलार नाम से जाना जाता था। ऑर्डिनरी प्लफ मैन वेर नोन एज उजावर, जो प्लफ मैन थे उन्हें उजावर कहा जाता था। एंड लैंडलेस लेबरर्स, जिनके पास खुद की जमीन नहीं होती थी, जो दूसरों की जमीन में जाकर या फिर दूसरों के एग्रीकल्चरल फील्ड में जाकर काम करते थे, लेबर्स रहते थे। इंक्लूडिंग स्लेव्स वेर नोन एज कड़ाईसियार एंड आदिमाई। देखिए कड़ाईसियार या फिर आदिमाई के तौर पर स्लेव्स को या फिर लेबरर्स को जाना जाता था, पहचाना जाता था। ओके, इन द नॉर्थन पार्ट ऑफ द कंट्री द विलेज हेडमैन वाज नोन एज द ग्राम भोजका। देखिए जो कंट्री का नॉर्दर्न पार्ट था वहां पर विलेज का जो हेडमैन रहता था। जैसा कि आप लोगों को मालूम है आज जो विलेजेस रहते हैं, रूरल एरिया है या फिर गांव है, गांव का जो मुखिया होता है उसे हम आज सरपंच कहते हैं, बराबर है ना। तो उन दिनों में नॉर्दर्न पार्ट जो है कंट्री का, वहां पर जो विलेज का हेडमैन होता था उसको क्या कहते थे? ग्राम भोजका। क्या कहते थे? ग्राम भोजका। यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली हेल्ड द पोजीशन फॉर जनरेशंस। और जैसा कि हमने पिछले वीडियो में देखा है, डायनेस्टी यानी एक ही फैमिली के मेंबर्स क्या करते थे? राज करते थे। उसी तरह से क्या होता था? यूजुअली मेन फ्रॉम द सेम फैमिली, एक ही फैमिली से मेंस यानी कि पुरुष क्या होते थे? ग्राम भोजक होते थे। इन अदर वर्ड्स द पोस्ट वाज हेरिडिटरी। द ग्राम भोजका वाज ऑफन द लार्जेस्ट लैंड ओनर। अब जो ग्राम भोजक कौन होते थे? जिसके पास गांव में सबसे ज्यादा जमीन हो, लार्जेस्ट लैंड ओनर यानी कि सबसे ज्यादा जिसके पास जमीन होती थी वो कौन रहता था? ग्राम भोजका। जनरली ही हैड स्लेव्स एंड हायर्ड वर्कर्स टू कल्टिवेट द लैंड। अब उसके पास जो ग्राम भोजक रहते थे, लार्ज लैंड ओनर रहते थे, उनके पास लोग जो है काम करने के लिए उनकी खेती बाड़ी में आते थे। बिसाइड्स एज ही वॉज पावरफुल, वो एक पावरफुल इंसान होता था। द किंग ऑफन यूज्ड हिम टू कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम द विलेज। तो वहां पर जो राजा थे वो राजा इन ग्राम भोजकों को क्या वर्क देते थे कि गांव से क्या वसूल करना है? टैक्स वसूल करने का काम ग्राम भोजक जो थे उनके द्वारा किया जाने लगा था।
ही ऑल्सो फंक्शनड एज अ जज एंड समटाइम एज अ पुलिसमैन। देखिए, जो ग्राम भोजक रहते थे, गांव में अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, कोई संघर्ष हो या फिर अनबन हो जाए, तो एज अ जज के तौर पर भी न्याय देने का काम वो करते थे। और पुलिसमैन, जैसे कि आप लोगों को मालूम है, पुलिसमैन क्या करते हैं, किसी का अगर झगड़ा हो या फिर कोई प्रॉब्लम हो, कंप्लेंट हो, तो वो सुलझाने का काम पुलिसमैन के द्वारा किया जाता है। तो ये जो सारी चीजें हैं, ये जो सारे काम हैं, ग्राम भोजक के द्वारा किए जाने लगी थी। अपार्ट फ्रॉम द ग्राम भोजका देयर वेयर अदर इंडिपेंडेंट फार्मर्स। अब देखिए, ग्राम भोजका के अलावा वहां पर फार्मर्स भी रहते थे जिनके पास खुद की खेती थी, नोन एज गृहपतिज। और जो फार्मर्स थे उनको गृहपतिज के नाम पर जाना जाता था। ये जो कंसेप्ट है ये आपको ध्यान में रखना है कि आदिमाई जैसा हो, आदिमाई किसे कहा जाता है, ग्राम भोजका किसे कहा जाता है, गृहपतिज किसे कहा जाता है। ओके, मोस्ट ऑफ हुम वेयर स्मॉलर लैंड ओनर्स। वो छोटे छोटे फार्मर जो थे उनके पास अपनी खुद की छोटी छोटी मात्रा में जमीन हुआ करती थी। एंड देन देयर वेयर मेन एंड वुमेन सच एज द दासा कर्मकारा हु डिड नॉट ओन लैंड एंड हैड टू अर्न अ लिविंग वर्किंग ऑन द फील्ड्स ओन्ड बाय अदर्स। और जो भी कुछ दास रहते थे, जिनको दास कर्मकारा के तौर पर देखा जाता था, ये लोग क्या करते थे, दूसरों की जमीन में जाकर काम करते थे, दूसरों की लैंड में जाकर काम करते थे और अपना जीवन व्यतीत करते थे। इन मोस्ट विलेजेस देयर वेयर आल्सो सम क्राफ्ट पर्सन्स। देखिए, अब कुछ ऐसे विलेज थे जिनमें क्राफ्ट पर्सन्स भी देखे जाते थे, यानी कि क्राफ्ट का अलग अलग काम करने वाले लोग भी वहां पर मिलते थे, सच एज द ब्लैक स्मिथ, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर। देखिए, किस प्रकार के लोग रहते थे, ब्लैक स्मिथ रहते थे, पॉटर, कारपेंटर एंड वीवर्स। ये छोटे मोटे जो काम होते हैं, या फिर वीविंग का काम हो, कारपेंटिंग का काम हो, पॉटरिंग का काम, ब्लैक स्मिथ, ये जो है ये सब लोग वहां पर देखे जाने लगे थे। ठीक है, नेक्स्ट है, देखिए ब्लू बॉक्स में, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। देखिए, अब तमिल की इंफॉर्मेशन यहां पर दी गई है, द अर्लीस्ट तमिल कंपोजिशन। सम ऑफ द अर्लीस्ट वर्क इन तमिलनाडु नोन एज संगम लिटरेचर। तमिलनाडु में जो भी कुछ अर्लीस्ट वर्क थे उनको संगम लिटरेचर के नाम से जाना जाने लगा। वेयर कंपोज्ड अराउंड 2300 ईयर्स एगो। लगभग 2300 साल पहले इनको कंपोज किया गया। दीज टेक्स्ट वेयर कॉल्ड संगम बिकॉज दे वेयर सपोज टू हैव बीन कंपोज्ड एंड compiled in assemblies known as sangams of poets that were held in the city of Madurai. See map number 7, page number 105. The Tamil terms mentioned above are found in Sangam literature. संगम लिटरेचर में तमिल की जो अलग अलग संस्कृति है, कल्चर है, इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी दिखने के लिए हमें मिलती है। ओके, नेक्स्ट है फाइंडिंग आउट अबाउट सिटीज, स्टोरीज, ट्रैवलर्स, स्कल्पचर्स एंड आर्कियोलॉजी। अब सिटीज के बारे में, इसके बारे में जानकारी लेंगे। स्टोरीज कैसी थी, ट्रैवलर्स कहाँ से आते थे, स्कल्पचर एंड आर्कियोलॉजी। ओके, सी नेक्स्ट लाइन, you may have heard of the jatakas. These were stories that were probably composed by ordinary people and then written down and preserved by Buddhist monks. अब आप लोगों ने सुना होगा कि जातक कथाएं थी, यानी कि पुरातन काल में जो भी कुछ कहानियां बताई जाती थी, तत्कालीन समय में जो भी कुछ काम रहते थे या फिर ग्रेट कल्चर्स जो थे उनके बारे में कहानियों के द्वारा जानकारी दी जाती थी, जिसे जातक कथा कहा जाता था। तो दीज वेयर स्टोरीज दैट वेयर प्रोबेबली कंपोज बाय ऑर्डिनरी पीपल। अब ये जो सारी स्टोरीज रहती थी, ये फैमिली मेंबर्स क्या करते थे, अपने जो फैमिली मेंबर हो या फिर सोसाइटी में जो भी कुछ लोग हो उनको बताते कि तत्कालीन समय में किस तरह का कल्चर होता है, जो एम्पायर होते हैं, जो किंगडम्स होते हैं, वहां पर किस तरह का कल्चर निभाया जाता है या फिर किस प्रकार के काम वहां पर किए जाते थे। इस प्रकार की जो बातें हैं वो जातक कथाओं से लोग एक दूसरे को शेयर करते थे, उन बातों को एक दूसरे को बताते थे ताकि जो इंफॉर्मेशन है वो स्प्रेड हो। एंड देन रिटन डाउन एंड प्रिजर्व्ड बाय बुद्धिस्ट मॉन्क्स। और जो बुद्धिस्ट संत साधु रहते थे ये क्या करते थे, उसे प्रिजर्व करते थे, उन कहानियों को, उन कथाओं को, जातक जो स्टोरी रहती थी उनको वो राइट डाउन करते थे ताकि आने वाली जनरेशन को तत्कालीन समय की जो जनरल इंफॉर्मेशन है वो मिल सके।
here is a part of जातक story which tells us how a poor man gradually became rich. अब नीचे एक स्टोरी दी गई है कि एक पुअर इंसान यानी कि गरीब इंसान किस तरह से रिच होता है, उसके पास वेल्थ किस तरह से आती है। एक जातक कथा आपको यहाँ पर दी गई है जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।